Hello friends, welcome to DS Academy. I am Deepti Sharma. Today I will study 12th class second chapter. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, तो चलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. तो आप एक बार देखिए क्या बोल रहा है वो, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो फ्लावर देते हैं, जो प्लांट्स फ्लावर देते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स है. जो मतलब कुछ फ्लावर जो होते हैं प्लांट्स जो फ्लावर नहीं देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये और जिम्नोस्पर्म है, ये फ्लावर नहीं देते हैं, फ्लावर वाले नहीं होते हैं. लेकिन जिम्नोस्पर्म को फ्लावर के अंदर काउंट किया जाता है क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं होता है. लेकिन फ्लावर जैसे कौन होते हैं जो फ्लावर के कैरेक्टर जो होते हैं वो बताते हैं, जबकि फ्लावर जैसे नहीं होता है. ठीक है, तो लेकिन यदि टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आते हैं. किसके अंतर्गत? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत, ना कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म जो है इसका दूसरा नाम, मतलब एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं. एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियो का मतलब क्या होता है और स्पर्म. एंजियो का मतलब होता है ये क्या है, ढके हुए हैं, क्लोज्ड हैं ये. ठीक है, ये क्लोज्ड है. देखिए एंजियोस्पर्म मीन्स क्लोज्ड, क्लोज्ड है ये, और स्पर्म मीन्स सीडेड, यानी कि जिसके सीड क्लोज्ड रहते हैं. क्लोज रहते हैं मतलब ये नेक्ड नहीं होते हैं, ये किसी के अंदर उपस्थित होते हैं, इसके ऊपर लेयर होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? क्लोज्ड सीड कहलाते हैं. ये नेक्ड नहीं होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म. अब एंजियोस्पर्म के सीड जो होते हैं वो इसमें टू टाइप आते हैं, एक तो मोनोकोटिलिडोन और एक डाइकोटिलिडोन. मोनोकोटिलिडोन में एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप जानते हैं राइस है, ठीक है, व्हीट है, तो ये क्या है? मोनोकोटिलिडोन. इसमें एक ही कोटिलिडोन है. और ये क्या है? डाइकोटिलिडोन. ठीक है, डाइकोटिलिडोन. ठीक है, डाइकोटिलिडोन है ये. तो जैसे कि इसमें हम देखें डाई में जैसे ग्राम है, ठीक है, पी है, यानी कि चना जो होता है वो, और मटर, चना मटर और जितनी भी दालें होती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं? डाइकोटिलिडोन के अंदर आती हैं. इसमें जो बीजपत्र होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं. मतलब आप तोड़ेंगे इसको 2 बीजपत्र में डिवाइड हो जाएगा, जबकि इसमें मोनो में सिर्फ एक ही होता है. जैसे कि चावल के दाने को आप तोड़ोगे तो वो एक ही बीजपत्र होता है उसमें. ठीक है, पूरा चावल दाना एक ही होता है. अब हम देखते हैं जो एंजियोस्पर्म है इसको हम क्या, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं. ठीक है, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं. अब हम इसके अंदर की पढ़ते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर की. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था, क्या होता है. अब हम डीपली तरीके से फ्लावरिंग के अंदर कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में हम मानव के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन के अंदर. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है, प्लांट्स आ गए. अब हम आपको एक बात बता देते हैं, किसी प्लांट्स की जो जनरेशंस होती हैं उसमें 2 जनरेशंस होती हैं. किसी प्लांट्स के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन होती हैं. कौन कौन सी? एक तो होती है स्पोरोफाइट, ठीक है, और एक होती है गैमीटोफाइट. ठीक है, गैमीटोफाइट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इससे ये हैप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड होता है, 2n होते हैं. तो किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में ये 2 जनरेशंस होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट. आपने प्लांट्स देखा होगा, जैसे कि हम बनाए, जैसे कि ये नीचे क्या होता है? अंडरग्राउंड, ये होता है अंडरग्राउंड रूट सिस्टम. ठीक है, और ये ऊपर ये स्टेम होता है. ओके, यहाँ से फूल पत्तियां निकली रहती हैं, तो ये क्या हो गया? स्टेम हो गया. ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूट सिस्टम और इसको बोलते हैं रूट सिस्टम. अब सूट के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावर जो होते हैं वो सूट के अंदर ही तो पैदा होते हैं. सूट के मतलब
तने पे। ये क्या है, मॉडिफाइड सूट है, एक तरीके से फ्लावर जो होते हैं वो मॉडिफाइड सूट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे, जैसे कि ये नोड होता है, नोड इंटरनोड तो आपने पढ़ा ही है कि नोड क्या होता है, और जानते हैं आप लोग। नोड जहाँ से स्टेम निकल रही है, जहाँ से फ्लावर निकल रहा है, यहाँ से नोड ये है, ठीक है। और इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरनोड कहलाता है, जहाँ से कोई कली निकलती है, ये तना निकलता है, ये यहाँ से, तो यहाँ इसको बोलते हैं नोड, ओके। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर को। फ्लावर को देख लेते हैं, फ्लावर में कौन कौन सी संरचना होती हैं, ठीक है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म को हम देखते हैं, ओके। एंजियोस्पर्म के अंदर आपने देखा होगा जैसे कि नीचे क्या होता है, थैलेमस होता है, ये क्या होता है, थैलेमस होता है, ठीक है। अब थैलेमस में आपने देखा कि जैसे कि यदि आप किसी भी प्लांट्स को उठा लो, जैसे कि इस ट्री को उठा लो, इसमें आप रोज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दिखाई देती है, तो ये क्या होते हैं, ये इसको बोलते हैं हम सेपल, ठीक है। अब इसके अंदर कलरफुल पेटल लगी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट की कलर पेटल्स होती हैं। फ्लावर में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, पेटल है, ओके, ये देखिए। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेटल होती है, जरूरी नहीं है एक ही शेप की, एक ही साइज की होती है, डिफरेंट टाइप की, मैनी टाइप्स की पेटल होती हैं। तो इसको बोलते हैं हम, जो ये है, देखिए ये क्या है, सेपल, या फिर इसको हम सेपल को कैलेक्स भी बोलेंगे, ओके, कैलेक्स। और ये थैलेमस होता है, थैलेमस, ओके। अब ये जो कैलेक्स, सेपल और जो पेटल होता है, ये किससे, थैलेमस पे अटैच्ड रहते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एंथर, यहाँ पे क्या एंथर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ये एंथर इस तरीके से लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। आप हिबिस्कस का उठाइए, बहुत सारे एंथर लगे रहते हैं। ये प्लांट्स हम बना रहे हैं, कैसा है, बाइसेक्सुअल है, इसमें दोनों ही मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल है, जिसमें एक रहती है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये तो मेल फ्लावर होता है, ये फीमेल फ्लावर होता है, तो वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ये कैसा है, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब देखिए एंथर को, पूरे, वैसे पूरे फ्लावर में होते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। अब देखिए जैसे ये फ्लावर है, ये इतना जो जगह है, इसको देखिए आप, इसको हम, ये क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है, ये क्या है, एंथर है। अब हम यदि इसको देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डबल होती है ऐसे, ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। और ये इसका जो आधारीय बेस होता है वो किससे अटैच रहता है, थैलेमस से अटैच रहता है, ओके। अब फिलामेंट और एंथर दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम कहलाते हैं दोनों मिलकर के। तो एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिस एंड्रोशियम को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब जो हम फीमेल, इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम बनाएंगे फीमेल के लिए। फीमेल के लिए देखिए, ये जो यहाँ पे इस टाइप से आपने स्टिग्मा देखी होगी, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है, ठीक है, ये क्या है, ओवेरी है। इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, यहीं पे पॉलन ग्रैंड आते हैं, और ये है स्टाइल, जहां से पॉलन ग्रैंड अंदर जाते हैं ओवरी में, ठीक है। और ये क्या है, ये है ओवरी, इसको हम लाइट से कर देते हैं, ये है ओवरी। अब ये तीनों चीजें मिलकर के क्या होती हैं, गायनोशियम होती हैं, या इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पिस्टिल या गायनोशियम,
गायनोशियम, ठीक है, ये गायनोशियम हो गई, इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है। ये एंड्रोशियम हो गई। अब जो गायनोशियम होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, आपने देखा है 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जबकि जो एंड्रोशियम होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो गायनोशियम जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो गायनोशियम होती है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, गायनोशियम या पिस्टल होती है, और मेल जो होती है वो क्या होती है, एंड्रोशियम होती है, ठीक है। ये 2 चीज याद रखिएगा, गायनोशियम क्या होती है और एंड्रोशियम क्या होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गई। तो ये क्या है, पूरे फ्लावर को हमने बता दिया। हाँ, एक चीज और, इससे ये जो पेटल है इसको बोलते हैं हम पेटल, ठीक है, पेटल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला भी कहते हैं, ओके। तो ये पूरा क्या एक फ्लावर बन गया, कंप्लीट फ्लावर है। इसमें ये बाइसेक्सुअल है, इसमें गायनोशियम भी है और एंड्रोशियम, यानी कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों ही हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल कहलाता है, ओके। तो कैलेक्स, कोरोला और पिस्टिल और ये एंड्रोशियम जो है और ये थैलेमस, ये सारे पार्ट्स इसको मिल करके बनाते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं किस चीज की, इसकी, ये जो एंथर है इसको हम बोलते हैं स्टेमन, एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन होता है। ये पूरा क्या होता है, जैसे कि उसको पिस्टिल बोलते हैं, एंड्रोशियम में स्टेमन होता है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे पहले, ठीक है, यानी कि हम मेल एंड्रोशियम मेल, देखिए ये 4 चीजों को आप नोट कर लीजिए कि कैलेक्स जो होता है सेपल होता है, कोरोला पेटल होता है, एंड्रोशियम स्टेमन होता है और गायनोशियम पिस्टल होती है। इन चीजों को आप क्लियर करके रखिए, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हम इन चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं पुंकेसर, यानी कि स्टेमन को, यानी कि एंड्रोशियम को। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है एंड्रोशियम, इसके पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है पॉलन ग्रैन बनाने के लिए, क्योंकि पॉलन ही होता है जो कि मैच्योर होकर के जो क्या करता है, फ्यूजन करता है फीमेल ओव्यूम के साथ, फीमेल ओव्यूम तक जाता है, ठीक है। तो एंड्रोशियम को देखते हैं हम, स्टेमन को, ठीक है। इसको मेजर कर देते हैं, देखिए एंड्रोशियम में क्या क्या, एंड्रोशियम यानी कि जो स्टेमन है, स्टेमन को हम हिंदी में पुंकेसर भी बोलते हैं, ठीक है, पुंकेसर। अब जो स्टेमन है वो देखिए किस तरीके से होता है स्टेमन, ओके। स्टेमन जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ये देखिए एक लोब ये बन गया, ठीक है, उसके ऊपर से दूसरा लोब ये है, और ये इस तरह से स्टॉक से जुड़ा रहता है, डंडी से जुड़ा रहता है, डंडे नुमा से, और जो नीचे का भाग जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है, थैलेमस से जुड़ा रहता है ये, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, जो अभी हमने देखा ही है, ठीक है, फिलामेंट। और ये जो होता है ये 2 लोब होते हैं, एक ये लोब, यानी कि एंथर जो होता है उसे हम बाइलोब कहते हैं। इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, एंथर, ठीक है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड, 2 लोब होते हैं, इसके 2 फलक होते हैं, ठीक है। एक लोब में आप देखेंगे ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और देखिए इस तरीके से 2 भाग, यानी कि 2 थीका होते हैं इसमें, ये 1 ये 2 थीका, यानी कि एक एंथर में कितने थीका हुए, 4, 2 इस साइड 2 इस साइड, इसे क्या बोलते हैं, थीका, ठीक है, थीका, यानी कि 2 थीका होते हैं इसमें एक पार्ट में, यानी कि जो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड थीका डाइथीकस होता है, ठीक है। बाइलोब्ड कैसा होता है, डाइथीकस होता है ये। अब देखिए, अब हम किसकी संरचना देखते हैं, एंथर की, यानी कि ये जो एंथर है, इतना जो पार्ट है ये, इस एंथर की हम संरचना देखते हैं, ठीक है। एंथर की यदि हम संरचना देखेंगे तो वो इस तरीके से बना होता है, ये देखिए,
ओके, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे होती है कनेक्टिव, एक सेल होती है, यहाँ पे ऊतक होते हैं जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलते हैं। तो और जो ये मतलब एक एंथर जो होता है वो उसमें दो, तो देखिए इस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे तो दो लोब हो गए, ये दो लोब, एक ये लोब एक ये लोब, यानी कि ये बाइलॉब्ड हो गया, ये एंथर है, ये क्या है एंथर, ये कैसा हो गया बाइलोब हो गया, ठीक है। अब यदि हम देखें ये दो थीका, एक लोब में कितने थीका हैं, दो, एक दो एक दो, ठीक है, यानी कि 4 थीका होते हैं टोटली। ये कब है, ये जब यंग होता है, जब अपरिपक्व होता है, यानी कि जब यंग एंथर जो होता है, यंग अपरिपक्व एंथर जो होता है, तब इसकी संरचना ऐसी होती है जिसमें 4 थीका होते हैं। अब ये 4 थीका में क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, ऐसी घोर माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं जिनके अंदर लेयर होती है, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है माइक्रो मदर सेल्स होती हैं। इसी माइक्रो मदर सेल्स के अंदर पोलन सैक बनता है, पोलन मदर सेल से पोलन सैक बनता है, पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, और वो रिलीज हो जाते हैं। अब कैसे रिलीज होते हैं देखिए, ये जो आप देखेंगे, जैसे कि मैं यदि परत बनाऊं, ये ऊपर की परत, इसमें 4 परतें होती हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे इसको हम क्या बोले माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब एक में उसमें कितने होते हैं 4 माइक्रो, एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसे हम एक एंथर को क्या बोलेंगे टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। एंथर कैसा होता है टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा माइक्रो, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है टेट्रा, 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, हाँ ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ठीक है, और जो ये बीच में होता है इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव, ठीक है। अब हम इसकी ये जो परत है इसको हम बता रहे हैं आगे कैसे होती है। इसमें जो होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होती हैं, जिसमें 3 लेयर जो होती हैं आउटर होती है और एक लेयर इनर होती है जो कि काफी इंपोर्टेंट होती है, जो कि पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करती है। अब 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं ये देखिए, जैसे सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कौन सी है एपिडर्मिस लेयर कहलाती है। बाह्य स्तर जो होता है वो क्या है, ये गोल आकार में होती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन गोली आकार में तो होते हैं, ये इस तरीके से गोल आकार में होती हैं, आप इस तरीके से बताएं। अब जो इसे कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसके नीचे जो लेयर होती है एंडोथीसियम लेयर होती है, ये थोड़ी क्या होती है बड़ी होती है, ये कोशिकाएं बड़ी कोशिकाएं होती हैं एपिडर्मिस की अपेक्षा, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम, ये ऊपर की एपिडर्मिस बन गई, ये अंदर की क्या है एंडोथीसियम, ठीक है, ये ऊपर की क्या है एंडोथीसियम लेयर है, ये काफी बड़ी होती हैं और इसमें नीचे यहाँ पर क्या जमा होता है अल्फा ग्लूकोज जमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज, ऐसे में नहीं, ऐसे में लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे में अल्फा ग्लूकोज जमा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, शायद 12th में नहीं है अभी ये, ओके। तो ये लेयर को जाकर हम पढ़ते हैं कि एपिडर्मिस और एंडोथीसियम लेयर होती है सेकेंड लेयर। अब जो थर्ड लेयर आती है उसे कहते हैं हम मिडिल लेयर, ठीक है, तीसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर को बोलते हैं हम क्या मिडिल लेयर, इस तरीके से वो संरचना होती है, तो ये कहलाती है मिडिल लेयर। अब आप देखिए इसके अंदर क्या होता है
इसके अंदर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। ये सारे क्या हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यू हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसको बना देते हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। अब इतना मेंशन मत कीजिएगा, बन रहे हैं इस तरीके से, ओके। तो ये क्या है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, ओके। अच्छा, अंदर की एक लेयर होती है टैपिटम, उसको तो ठीक है, ये मिडिल लेयर हो गई, तीन लेयर हो गई, कौन सी ये। और जो अंदर की लेयर होती है, ये जो अंदर की यहाँ ये लेयर दिख रही है, ये क्या होती है, टैपिटम, ठीक है, ये कहलाती है टैपिटम, ठीक है, इसे हम टैप्टम बोलते हैं। ये टैप्टम होती है। टैप्टम लेयर जो करती है, ये इतनी लेयर जो क्या है, ये जो लेयर है पहली चौथी लेयर, ये क्या कहलाती है, ये लेयर जो है ना वो टैपिटम कहलाती है, इतनी, ये टैपिटम लेयर चौथी। अब ये 3 लेयर जो होती हैं, ये 3 लेयर ये रक्षा करती हैं पोलन ग्रेन की बाहरी चीजों से, नमी प्रदान करती रहती है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर कहलाती हैं तीनों, ये आउटर लेयर है, जबकि टैपिटम चौथी जो है वो इनर लेयर है। टैपिटम जो है वो पोलन ग्रेन, जो ये इस मदर सेल, ये क्या कहलाती हैं, इनको कहते हैं माइक्रो मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। यानी कि इसे हम कहते हैं MMC। MMC, आज कोई पूछे MMC होता क्या है, आप जान चुके हो MMC क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको हम पोलन मदर सेल यानी कि PMC भी कहते हैं, PMC पोलन मदर सेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या रहते हैं, आगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल का स्टडी करेंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या रहता है, पोलन ग्रेन, पोलन सैक रहता है, ठीक है। पोलन सैक में बहुत सारे पोलन ग्रेन भरे रहते हैं, और पोलन ग्रेन को जो टैपिटम होती है वो नरिशमेंट प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है उसको, ठीक है। तो टैपिटम का ये इंपॉर्टेंट काम हो गया कि वो उसके लिए पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब जो अब देखिए जो ऊपर की, अब आगे देखते हैं, ये जो एंडोथीशियम लेयर जो थी, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम जो लेयर थी, अब वो क्या करेगी, वो निर्माण करती है स्पोरोजेनस टिश्यू का, ठीक है। एंडोथीशियम लेयर किसका निर्माण करती है, स्पोरोजेनस टिश्यू का। तो हमें इतना पढ़ना है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, मदर सेल, उसमें उसकी प्रत्येक सेल किसका निर्माण करती है, मदर सेल का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम एंथर को हटा देते हैं, ये एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। ये पूरे को बोलते हैं स्टेमन या एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये, ठीक है। तो और ये कोई है, एंथर है। अब एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, और एक लोब्ड में 2 थीका होते हैं, यानी कि एक लोब्ड जो होता है वो डाइथीकस होता है। अब हम इसकी संरचना पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, दो, इसको हम ऐसा काट देंगे तो एक ये लोब, ये 2 लोब हो गए, ठीक है। एक लोब में 2 थीका हो गए, ये 2 थीका होगा, एक ये एक। अब प्रत्येक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया रहती है, यानी कि 4 थीका है तो 4 थीका में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इसलिए एंथर को हम बोलते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट होगा। अब हम इसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया का यदि हम अध्ययन करें तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होती हैं, 3 आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो एक एपिडर्मिस होती है, एक एंडोथीशियम होती है और एक मिडिल लेयर होती है। ये 3 आउटर लेयर जो होती हैं वो पोलन ग्रेन की, तो उसे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। एग्जाम बुक के एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसके थ्रू, जो 3 लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो टैपिटम होती है वो नरिशमेंट प्रदान करती है पोलन ग्रेन को, ठीक है। इसमें ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये किसका है, ये मैच्योर एंथर का डायग्राम है, ठीक है। एंथर का डायग्राम दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें यदि हम इसको यहाँ से कट कर दें तो इसमें एक ये लोब्ड है और एक ये लोब्ड है, यानी कि एंथर हमने बताया था कि बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और आप थीका देख सकते हैं, एक लोब्ड में 2 थीका है, एक ये थीका है और एक ये थीका है, यानी कि जो एक लोब जो होता है वो डाइथीकस होता है, और एक एंथर जो होता है वो क्या होता है, वो 4
स्पोरेंजिएट होता है। कैसे टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है? क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये तीसरी माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये चौथी माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं एक उसमें। ओके, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को आप देख सकते हैं। यानी कि टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है? एंथर। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का यदि माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखते हैं तो ये रहा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम है। माइक्रोस्पोरेंजिया को दिखाया गया है। तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होती हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, जहां से कि स्पोरेंजिएट टिश्यू का निर्माण होता है। थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर, और फोर्थ लेयर होती है ये टेपिटम। ओके, जो शुरुआत की 3 लेयर होती हैं, जो आउटर 3 लेयर्स हैं, वो क्या करती हैं? वो पॉलन ग्रेन को संरक्षण प्रदान करती हैं। ओके, और जो चौथी लेयर है टेपिटम, टेपिटम जो होती है वो उसमें मल्टी न्यूक्लियर होता है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। डेंस इसमें साइटोप्लाज्म होता है, और टेपिटम पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रदान करती है, इनकी पोषण प्रदान करती है। वो हमने आपको बताया है ये सब। अब ये इसके बाद जितनी सारी ये हैं, ये क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बहुत सारी होमोजेनस सेल से मिलकर के बना होता है। इनको क्या कहते हैं? एक ये सेल जैसे हम ले लें तो इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप मदर सेल, यानी कि इसी को हम कहते हैं MMC। ओके, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? PMC भी कह सकते हैं। ठीक है, MMC या PMC यानी कि पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल, ठीक है, पॉलन बहुत सारा, और पॉलन यानी कि जो स्पोरेंजिएट टिश्यू होता है उसकी प्रत्येक सेल इतनी कैपेबल होती है कि वह फिर से 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या करती है? ये फोर स्पोर का निर्माण करती है। 4 स्पोर इस माइक्रोस्पोर सेल का निर्माण करती है, इसलिए 4 माइक्रोस्पोर सेल बन जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पॉलन सैक। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, पॉलन सैक में डिवाइड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अब ये देख सकते हैं आप, जब पॉलन ग्रेन जो क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। ये आप थीका को देख सकते हैं, ये पूरा थीका एक ही बन गया है 2 की जगह, और इसमें भी। और ये देखिए आप, यहाँ से पॉलन जो है वो रिलीज हो रहे हैं। जब एंथर का जो डिहाइड्रेट होने लगता है, उसका पानी सूखने लगता है, तो उसके जर्म पोर ओपन हो जाते हैं, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पर रिलीज होकर के जहाँ ये फ्यूजन कर सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के साथ, वहां पर पहुंचते हैं। यानी कि जो अपने स्टिग्मा मैंने ये बताई थी, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं ये। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर होता है कि ये ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम आगे समझेंगे फीमेल गैमेटोफाइट में जब हम पढ़ेंगे उसको। ये चल रहा है मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो हम अब आगे समझते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर पोलन मदर सेल बनती है। ठीक है, तो उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। पॉलन मदर सेल के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो नेक्स्ट टर्म समझते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जो कि क्रिया किसके अंदर होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है। तो अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे हम लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं हम लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो हमने आपको बताया था, जो एंडोथीशियम लेयर थी, एंडोथीशियम लेयर जो सेकेंड लेयर थी, एंडोथीशियम लेयर जो होता है वो डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाती है? स्पोरोजेनस टिश्यू बनाती है। स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, क्या बना रही है? स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू ठीक है। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, इसमें डिवीजन होता है माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? यहाँ पर डिवीजन होता है माइटोसिस, यानी कि जो इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स इक्वेशनल नंबर में जाते हैं,
उसे कहते हैं माइटोसिस। जो जितने इसमें है उसी उतने ही इसमें जाएंगे। इसे हम बोलते हैं MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, अब यहाँ पर होगा मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मदर सेल के बाद ही तो स्पोर बनेंगे, उसकी पुत्री कोशिका बनेंगी। तो अब यहाँ पे होगा मियोसिस, असूत्री विभाजन, जिसे कि हम रिडक्शनल विभाजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि इससे जो कोशिकाएं बनेंगी तो वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन के बाद यहाँ पर बनती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, के बाद बनते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। मियोसिस डिवीजन के बाद ये कैसी होती है, हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। यही जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, टेट्राड माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं, वही आगे चलकर जब अलग अलग हो जाते हैं, सूख जाते हैं, अलग अलग अभी ये एक साथ हैं, जब अलग अलग हो जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेट्राड माइक्रोस्पोर जो बने हैं वो सूख करके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे, इसमें पोलन ग्रेन में, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो जहां पर पोलन मदर सेल, यानी कि इसको हम PMC भी बोलते हैं, PMC पोलन मदर सेल या फिर MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, जहां पर पोलन मदर सेल जो है वो मियोसिस डिवीजन कर करके क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। यानी कि जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन होकर के माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होने के बाद ही वो माइक्रोस्पोर बनाती है। ये बात हमेशा याद रखो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में हमेशा क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। जो भी मदर सेल होगी उसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये हो गए माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर से ये पोलन बन गए, ओके, पोलन बन गए, यानी कि माइक्रोस्पोर चतुष्टय बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्या हो, जो एंथर की संरचना चल रही थी, ये सब चीजें कहाँ हो रही है, एंथर के अंदर हो रही हैं, एंथर के सेंटर में हो रही हैं। जैसे कि आपने माइक्रोस्पोरेंजिया का ये चित्र हमने बनाया था, ठीक है। इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया थी, इसके केंद्रक में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। स्पोरोजेनस टिश्यू है ये सारे, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें बहुत सारी प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या बनता है, पोलन सैक का निर्माण होता है। किसका, पोलन सैक का निर्माण होता है, ठीक है। पोलन सैक के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन भरे रहते हैं, ओके। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि अच्छा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हाँ अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो क्या होती है, भरी होती है, ठीक है। और जब एंथर जो होता है वो सूख जाता है तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की पूरी प्रक्रिया है। पोलन ग्रेन जो है वो सूख जाएंगे एंथर, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब हम पोलन ग्रेन को देखते हैं कि पोलन ग्रेन की संरचना कैसी होती है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन ही भरा रहता है। पोलन ग्रेन जो होता है वो कैसा होता है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन ही है, ये जो क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। ये पूरी प्रक्रिया हम किसकी पढ़ रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट की पढ़ रहे हैं कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है। देखिए पोलन ग्रेन, हाँ, स्फेरिकल होते हैं एक तो, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 50 to 100
माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। 50 to 100 माइक्रोमीटर का होता है और ये स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल होते हैं और 50 to 100 इनका माइक्रोमीटर इनका शेप होता है पोलन ग्रेन का। अब हम देखते हैं पोलन ग्रेन की जो संरचना होती है वो किस टाइप से होती है। जैसे कि ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन में लेयर बना दो, इसमें 2 लेयर प्रेजेंट रहती हैं, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। इनर लेयर कौन सी होती है, ये इनर लेयर है। ये इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ओके। ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं जो ये डर्मो लेयर होती है पोलन ग्रेन की जो होती हैं वो कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। पोलन ग्रेन में कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। एक आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन, इंटर लेयर जो होती है इनर लेयर वो इंटाइन। अब जो आउटर लेयर एक्साइन है उसमें एक पदार्थ की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये ऐसा रेजिस्टेंस होता है, स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो ऐसा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता इसमें इतनी ज्यादा होती है कि इस पर कोई भी एसिड, कोई भी एल्किल, कुछ भी और कोई भी एंजाइम कुछ भी इस पर प्रयोग नहीं मतलब क्रिया नहीं कर सकता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज का। ये इसमें इतनी ज्यादा प्रतिरोध क्षमता होती है, इसलिए इसी परत की वजह से, इसी स्पोरोपोलिन की वजह से हम पोलन ग्रेन को कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और क्रॉप ब्रीडिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आउटर एक्साइन, ओके, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब इसी आउटर एक्साइन में एक जर्म पोर्स होता है, मतलब एक छिद्र की तरह संरचना होती है, जर्म पोर्स होता है, जहां से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो जो कहाँ बाहरी परत में स्थित होता है, ये एक्साइन जो है इस परत में जर्म पोर्स प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जर्म पोर्स प्रेजेंट रहता है वहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है, ठीक है, वहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। और जो दूसरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की। और ये थिन लेयर होती है, कैसी, थिन लेयर होती है और पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब ये तो हो गए। और जो प्लाज्मा पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन का जो जीव द्रव्य है, ये जो जीव द्रव्य है वो किससे घिरा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन कैसा हो गया, मैच्योर हो गया। ये मैच्योर पोलन ग्रेन है। मैच्योर पोलन ग्रेन में ये सब चीजें होती हैं। तो मैच्योर पोलन ग्रेन जो होता है वो क्या करेगा, अब ये 2 भाग में डिवाइड होगा। इसकी जो ये कोशिका है वो 2 भाग में डिवाइड नहीं होगी, इसका जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, जब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ये ऊपर की एक सेल बन गई और ये दूसरी सेल बन जाती है, ठीक है। ये स्मॉल सेल होती है, ये लेयर इसकी बनी हुई है, 2 लेयर हैं, ठीक है। ये जो होती है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोलते हैं। और ये होती है जनरेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल होती है वो कैसी सेल होती है, वेजिटेटिव सेल जो होती है, वेजिटेटिव सेल
कैसी सेल होती है, बिग होती है एक तो ये वेजिटेटिव सेल, और इसमें फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व, ठीक है, क्योंकि यही जेनेरेटिव सेल को इसी के साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही इसकी ये जेनेरेटिव सेल फ्लोट करती रहती है, और वेजिटेटिव सेल से ही ये पोषण प्रदान करती है, और वेजिटेटिव सेल जेनेरेटिव सेल से बड़ी होती है, ठीक है। तो एक तो ये बिग हो गई और फूड रिजर्व करके रख सकती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है, इरेगुलर पोर्स होता है, जहां से पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो जो कहाँ बाहरी परत में स्थित होता है, ये एक्साइन जो है इस परत में जर्म पोर्स प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जर्म पोर्स प्रेजेंट रहता है वहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। और जो दूसरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की, और ये थिन लेयर होती है, कैसी, थिन लेयर होती है, और पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब ये तो हो गए, और जो प्लाज्मा पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन का जो जीव द्रव्य है, ये जो जीव द्रव्य है वो किससे घिरा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन कैसा हो गया, मैच्योर हो गया, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है, मैच्योर पॉलन ग्रेन में ये सब चीजें होती हैं। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या करेगा, अब ये दो भाग में डिवाइड होगा, इसकी जो ये कोशिका है वो दो भाग में डिवाइड नहीं होगी, इसका जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देखिए जब इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ये ऊपर की एक सेल बन गई और ये दूसरी सेल बन जाती है, ठीक है, ये स्मॉल सेल होती है, ये लेयर इसकी बनी हुई है, तो लेयर है, ठीक है। तो जेनेरेटिव सेल जो होती है वो कैसी होती है, जेनेरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप होता है इसका, और ठीक है। अब देखो एंजियोस्पर्म के जो एंजियोस्पर्म के अंदर ही तो कि प्लांट्स की तो हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन हैं वो इसी स्टेज पर रह जाते हैं, कितने परसेंट, 60%, 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इसी स्टेज पर झड़ जाते हैं, लेकिन मतलब इसी स्टेज पर क्या करते हैं, झड़ जाते हैं, और कुछ 40% जो होते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, ये जो जनरेटिव सेल है ये भी अब क्या करेगी, दो मेल गेमेटोफाइट बनाएगी, ये तो है ही मेल गेमेटोफाइट, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और टू मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही हैप्लॉइड है, ऊपर से फिर दो और एक हैप्लॉइड कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड हो रही है, तो वहां पर कैसा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, राइट। तो जनरेटिव सेल जो है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दो कोशिकाओं का निर्माण कर देगी, और ये वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगी, ठीक है। तो ये दो मेल गैमीट का निर्माण कर दिया इसने, टू मेल गैमीट बन गए, ठीक है। इस तरीके से 40% केसेस में क्या होता है, यहीं पर ये पॉलन ग्रेन ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही, एंथर के अंदर ही, पेड़ में जब एंथर फ्लावर जब लगा हुआ है तभी ये डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 40% केसेस में ये जब स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, तब ये वहां पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। फ्यूजन के टाइम पे, फ्यूजन से पहले डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये टू मेल गैमीट बनाते हैं, और ये मेल गैमेटोफाइट है 1, ये डिवाइड करके टू मेल गैमेट बना देता है। ये पूरी संरचना मेल गैमेटोफाइट की हो गई, ये पूरा पॉलन बन गया। और जब क्या होता है, जब ये सूखने लगते हैं, एंथर का जब पानी जो होता है वो सूखने लगता है, डिहाइड्रेट होने लगते हैं, तो पॉलन जो होते हैं
वो जर्म पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वहाँ से पॉलन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और किसके लिए चले जाते हैं? फ्यूजन होने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन के लिए चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो पूरी संरचना हो गई कि मेल गैमेटोफाइट एंड्रोसियम की क्या होती है, कैसे तैयार होता है पॉलन ग्रेन। अब जो पॉलन ग्रेन होता है, इसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कुछ, अच्छा ये 2 स्टेज होता है और ये 3 स्टेज होता है। एक चीज और याद रखिए, ये 2 स्टेज, इसी को हम 2 स्टेज गैमीट बोलते हैं। 2 स्टेज है, इसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है, इसलिए हम इसको 2 स्टेज बोलते हैं। और इसमें 3 स्टेज में क्या है, इसमें पॉलन ग्रेन, इसमें मेल गैमेटोफाइट 2 है और एक क्या है, वेजिटेटिव सेल है। 1 + 2 3 और 1 + 1 2, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, एलर्जी कारक भी होते हैं, जैसे कि पार्थेनियम का नाम आपने सुना होगा, पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। पार्थेनियम को क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास, ठीक है। कैरेट ग्रास यानी कि गाजर घास, जो किसके साथ पैदा होती है? गेहूं के साथ पैदा होती है, कहेंगे चावल के साथ भी पैदा होती है। तो ये एलर्जी कारक होती है, किसके लिए? अस्थमा है और श्वसन संबंधी जो विकार होते हैं वो इसी से, कैरेट ग्रास के थ्रू ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये हानिकारक होती है, एलर्जी कारक होती है, किसी किसी को एलर्जी हो जाती है इससे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जी कारक भी होते हैं, ओके। अच्छा, जो अब पॉलन ग्रेन की जो जीवन क्षमता होती है वो सब में डिफरेंट होती है। जैसे कि यदि हम पॉलन ग्रेन की जीवन क्षमता के बारे में बात करें, उसकी लाइफ कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो हम राइस और व्हीट में देखें, राइस और व्हीट में देखेंगे तो ये क्या होते हैं, 30 मिनट के अंदर ही अपनी अबाउट 30 मिनट के अंदर ही पॉलन ग्रेन जो होते हैं अपनी क्षमता खो देते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, फ्यूजन करने के लिए ये 30 मिनट के अंदर ही अपनी क्षमता खो देते हैं। यदि इन्हें फ्यूजन करने का सही तरीका, सही मौका नहीं मिलता है तो ये फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ जैसे कि रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, ओके, कुछ मतलब रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी कुल के जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो कई महीनों तक, इसके प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कई महीने तक जीवित रहते हैं, और जब उनको सही जीवन क्षमता का एनवायरनमेंट मिलता है तभी वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। अब परागकणों को, जो पॉलन ग्रेन है, इनको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, हमने बताया था। तो क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन पे स्पोरोपोलिन की परत होती है और कुछ अंदर भी प्रेजेंट होता है मेल गैमीट के स्पोरोपोलिन है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, वो अभी नहीं है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन की परत होती है इस पे, इसकी वजह से इस पर कोई भी अम्ल, कोई भी क्षार, कोई भी एंजाइम इस पर क्रिया नहीं कर पाता है और ये सालों तक प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, पॉलन ग्रेन को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जहां पर इसको हम प्रिजर्व करते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलन बैंक, ठीक है। ये क्या, पॉलन बैंक, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नहीं, एक टॉपिक फिनिश होता है, कौन सा, मेल गैमेटोफाइट का, यानी कि जो एंडोसियम से हमने स्टार्ट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो हम समझा रहे थे फ्लावर्स के अंदर, वो हमने एंडोसियम को कंप्लीट कर दिया है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को समझते हैं। अभी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को समझ रहे थे, तो ये कंप्लीट होकर के फीमेल को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिनेशन समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करने की कंजूसी मत कीजिए। धन्यवाद।